नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। जम्मू कश्मीर में सोमवार को विधानसभा सत्र नए स्पीकर के चयन के साथ हंगामेदार रहा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर विधायक अब्दुल रहीम राठौर को स्पीकर पद के लिए चुना गया और उसके बाद हंगामा अनुच्छेद 370 को लेकर शुरू हुआ। दरअसल पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी पीडीपी के विधायक वाहिद पारा ने अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 को खत्म करने के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया। इसके विरोध में भाजपा विधायकों ने सदन में जमकर हंगामा किया और उस पर स्पीकर रहीम अब्दुल राठौर ने कहा कि उन्होंने अभी तक ऐसे किसी प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि सदन 370 पर कैसे चर्चा करेगा, इसका फैसला कोई एक सदस्य नहीं लेगा। आज लाए गए प्रस्ताव का कोई महत्व नहीं है। अगर इसके पीछे कोई उद्देश्य होता तो पीडीपी के विधायक पहले हमसे इस पर चर्चा करते। अब्दुल्ला ने कहा, भाजपा से अनुच्छेद 370 को बहाल करने की उम्मीद करना मूर्खता है। हमें पता था कि 370 पर एक प्रस्ताव आने वाला है। वास्तविकता यह है कि जम्मू कश्मीर के लोग केंद्र सरकार के 5 अगस्त 2019 को लिए गए निर्णय को स्वीकार नहीं करते हैं। अगर उन्होंने इसे स्वीकार किया होता तो आज परिणाम अलग होते। उधर आतंकी हमलों को लेकर सदन में हंगामा हुआ। दरअसल आतंकी हमले पर उमर अब्दुल्ला सरकार के लिए किसी चुनौती से ये कम नहीं है, लेकिन 6 साल में पहली बार हुए जम्मू कश्मीर के विधानसभा सत्र पर सबकी नजरें रहीं। ऐसे में बात आतंकी हमलों की हो या धारा 370 के पक्ष विपक्ष ने तीखी तकरार देखने को मिली। इसी पर हम चर्चा को भी आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर विधानसभा में सोमवार को एक लंबे अंतराल के बाद विधानसभा सत्र हुआ और वो भी खासा हंगामेदार। आतंकी हमलों के साथ ही धारा 370 के मुद्दे ने जोर पकड़ा। पीडीपी विधायक वाहिद पारा के प्रस्ताव पर बवाल खड़ा हो गया। पारा ने पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देने के प्रावधान वाले अनुच्छेद 370 को हटाए जाने का विरोध करते हुए प्रस्ताव पेश किया। साथ ही जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा बहाल करने की मांग की। इसको लेकर बीजेपी के विधायकों ने कड़ी आपत्ति जताई, जिस पर जमकर हंगामा हुआ। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इस प्रस्ताव की आज कोई अहमियत नहीं है, सिर्फ प्रचार पाने के लिए ये प्रस्ताव लाया गया है। ये असेंबली जम्मू कश्मीर के लोगों के जज्बात को रिफ्लेक्ट करती है। हकीकत यह है कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने 5 अगस्त 2019 के फैसले पे अपना मोहर नहीं लगाया है। अगर लगाया होता तो नतीजे अलग होते। हम इस तरफ बैठे हैं, अक्सरियत उन लोगों की है जिन्होंने 5 अगस्त 2019 के फैसलों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। अब हाउस इसको किस तरह रिफ्लेक्ट करेगी, इस पर किस तरह बातचीत होगी, इसको किस तरह रिकॉर्ड पे लाया जाएगा, ये एक सिंगल ऑनरेबल मेंबर तय नहीं करेगा। आगे जाके जब प्राइवेट मेंबर बिजनेस का सिलसिला शुरू होगा मेन सेशन में, तब इंडिविजुअल ऑनरेबल मेंबर्स जो लाना चाहे वो लाएं। लेकिन फिलहाल इस सेशन में हाउस की तरफ से क्या बात होगी, क्या रेजोल्यूशन लाया जाएगा, क्या किया जाएगा, वो गवर्नमेंट ट्रेजरी बेंचेस तय करेगी आपकी इजाजत के साथ। तो जो रेजोल्यूशन आज लाया गया है उसकी कोई अहमियत नहीं है। वो मां सिवाय बदकिस्मती से कैमरास को दिखाने के अलावा उसका और कोई मकसद नहीं है। अगर मकसद होता तो शायद ये लोग हमारे से मशवरा करके तय करते कि हाउस की तरफ से क्या बात आनी चाहिए। तो ये कहेंगे हंगामा क्यों है, दर पर चोरी तो नहीं की हमने, और क्या कह सकते हैं। इसको हम कंडेम करते हैं, क्यों जहां पर बेगुनाह लोगों की इस तरह से उन पे हमला किया जाए, उनको जख्मी किया जाए, तो इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। उमर साहब जब चीफ मिनिस्टर बने, उन्होंने कहा था उससे पहले इलेक्शंस में कि पहला रेजोल्यूशन उनकी हुकूमत का 370 पे होगा। दिस इज नॉट अ फाइट अगेंस्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और बीजेपी or PDP versus everyone. This is a fight for restoration of rights of Jammu and Kashmir people. What we are seeking is the legacy of Sheikh Mohammed Abdullah. What we are seeking is the legacy of Maharaja Hari Singh, जिसमें जम्मू के लोगों को भी सपोर्ट करना चाहिए और NC को भी सपोर्ट करना चाहिए। उमर साहब ने एज चीफ मिनिस्टर पहला रेजोल्यूशन स्टेटहुड पे लाया और दिल्ली चले गए।
ना किसी से बात की, ना किसी से कंसल्टेशन की, ना लीडर ऑफ अपोजिशन से बात की, ना यहाँ पर अपोजिशन के एमएलए से बात की। हम चाहते हैं कि पहला रेजोल्यूशन 370 पे है। दिस वाज अ मैसेज, सिंबॉलिक मैसेज, एंड दिस इज व्हाट उमर साहब हैज प्रॉमिस्ड इन इलेक्शन कैंपेन। वी आर नॉट, दिस इज नॉट, मुझे समझ नहीं आता कि उनके खिलाफ तो रेजोल्यूशन है नहीं। व्हाई इज ही नॉट सपोर्टिंग अस? और अगर बीजेपी के खिलाफ है, लेट देम क्रिटिसाइज। व्हाई विल नेशनल कॉन्फ्रेंस अपोज अ रेजोल्यूशन व्हिच फेवर्स देयर पॉलिटिक्स? हकीकतन उनकी लेगेसी की बात कर रहे हैं, हम 370 की बात कर रहे हैं, हम 35A की बात कर रहे हैं, हम स्टेटहुड की बात कर रहे हैं। सो वी आर सीकिंग अबाउट रेस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370 इन इट्स प्रिस्टीन फॉर्म, इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म, व्हिच वाज ऑन 1953। तो उसमें तो एनसी शुड बी द फर्स्ट पार्टी टू सपोर्ट अस। वी डोंट अंडरस्टैंड व्हाई दे आर अपोजिंग अस। हमें समझ ही नहीं आता, हम तो कोई अपनी बात कर ही नहीं रहे। देखिए, राजनीतिक ड्रामा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये पता है ना तो 370 एक इतिहास बन चुका है, ना तो कभी दोबारा आएगी। हालांकि चीफ मिनिस्टर ने भी इसके बारे में बात कह दी है कि पीडीपी के बारे में, तो भारतीय जनता पार्टी ने तो विरोध करना स्वाभाविक बात है। 370 को भूल करके जम्मू कश्मीर के विकास के लिए काम करना चाहिए। मुझे लगता है पीडीपी को भी ये सलाह की जरूरत है। उमर के बयान के बाद एक बड़ा मुद्दा आतंकी हमले भी रहे, और ये उनके खुद के लिए भी किसी चुनौती से कम नहीं है। कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था, हमलों से मैं भी परेशान हूँ। दरअसल उमर अब्दुल्ला के सीएम पद की शपथ लेने के बाद राज्य में 6 आतंकी हमले हुए। इनमें लश्कर के कमांडर समेत 6 आतंकी ढेर हुए और 3 जवान भी शहीद हुए। 8 गैर कश्मीरी मजदूरों की भी मौत हुई। राज्य में नई सरकार के बनने के बाद आतंकियों ने गैर कश्मीरियों को निशाना बनाकर कई हमले किए हैं। 3 नवंबर को हमला हुआ। श्रीनगर के टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर के नजदीक संडे मार्केट में रविवार को ग्रेनेड ब्लास्ट हुआ। इसमें 12 लोग घायल हो गए। 1 और 2 नवंबर को 3 एनकाउंटर। 36 घंटे के अंदर श्रीनगर, बांदीपोरा और अनंतनाग में सेना और आतंकियों के बीच 3 एनकाउंटर हुए। श्रीनगर में लश्कर का कमांडर ढेर हुआ। सेना ने अनंतनाग में 2 आतंकी मार गिराए। 28 अक्टूबर को भी हमला हुआ। अखनूर में 3 आतंकी ढेर हुए। एलओसी के पास आतंकियों ने आर्मी एम्बुलेंस पर फायरिंग की थी। 24 अक्टूबर को हमला। बारामूला में सेना की गाड़ी पर आतंकियों ने हमला किया। इसमें 3 जवान शहीद हुए, 2 मजदूरों की भी मौत हुई। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के बटगुंड में आतंकवादियों ने एक गैर कश्मीरी मजदूर पर गोलीबारी की, जिसमें मजदूर घायल हुआ। 20 अक्टूबर को हमला। गांदरबल के सोनमर्ग में कश्मीर के डॉक्टर, एमपी के इंजीनियर और पंजाब बिहार के 5 मजदूरों की जान गई थी। इसकी जिम्मेदारी लश्कर के संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी टीआरएफ ने ली। और 16 अक्टूबर को हमला। शोपियां में आतंकियों ने गैर स्थानीय युवक की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इन हमलों के बाद उमर अब्दुल्ला के पिता फारूक अब्दुल्ला के आतंकियों पर दिए गए बयान ने और हवा देने का काम किया। दरअसल फारूक ने कहा था कि सुरक्षा बल आतंकियों को मारे नहीं बल्कि उन्हें गिरफ्तार करे। इसे लेकर भाजपा ने फारूक अब्दुल्ला पर निशाना साधा था। बहरहाल जम्मू कश्मीर के लिए मुद्दे अहम हैं। जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए जम्मू कश्मीर पुनर्गठन एक्ट 2019 में बदलाव करना होगा। संसद से इसकी मंजूरी मिलने इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। उनकी मंजूरी के बाद जिस दिन राष्ट्रपति इस कानूनी बदलाव की अधिसूचना जारी करेंगे, उसी तारीख से जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाएगा। लेकिन 6 साल में पहली बार आयोजित हुए विधानसभा सत्र में हंगामे ने बता दिया कि यहाँ पक्ष और विपक्ष में तकरार तेज है, जिसकी धार आगामी राज्यसभा सीटों पर भी देखने को मिलेगी। जम्मू कश्मीर की 4 राज्यसभा सीटों पर जल्द ही चुनाव होने हैं। चुनाव में जीती सीटों के हिसाब से 2 राज्यसभा सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस गठबंधन और 1 बीजेपी के खाते में जा सकती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला को राज्यसभा भेजा जा सकता है। खराब सेहत के चलते उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ने से मना कर दिया था। बची हुई 1 सीट पर चुनाव हो सकते हैं। चुनाव में ये सीट किसके हिस्से जाएगी, ये उस समय के राजनीतिक समीकरण ही तय करेंगे। ठीक यही स्थिति 2015 में भी बनी थी। तब सत्तारूढ़ पीडीपी भाजपा को 1-1 सीट मिली थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तब कांग्रेस प्रत्याशी और अब डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के नेता गुलाम नबी आजाद को समर्थन दिया था। चौथी सीट चुनाव के बाद पीडीपी भाजपा गठबंधन के खाते में आई थी। ऐसे में जम्मू कश्मीर की सियासत में विकास और वादों को पूरा करने का दम भरने वाले राजनीतिक दल में खींचतान कब तक जारी रहेगी, और क्या धारा 370, पूर्ण राज्य का दर्जा और आतंकी हमलों पर कोई बड़ा निर्णय हो पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। स्पेशल रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज।
तो जम्मू कश्मीर विधानसभा का सत्र पहला दिन और बेहद कहते हैं ना सियासत भी धमाका भी, वो इसलिए क्योंकि मुद्दे ही इतने महत्वपूर्ण थे। जम्मू कश्मीर में जब जब इलेक्शन की बात हुई, एक लंबे मतलब 10 साल का समय काफी होता है। विधानसभा चुनाव हुए, बहुत अच्छे से इलेक्शन हुए, जनता ने अपना जनमत जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिया, गठबंधन के साथ कांग्रेस थी उनको दिया, लेकिन ठीक है पूरी सरकार बनाने की रूपरेखा में कांग्रेस साइड में रही। मुख्य रूप से कौन लीड कर रहा है ये हम सब जानते हैं। इन सब के बीच में ये सत्र बहुत एक लंबे अंतराल के बाद हुआ, बड़ा महत्वपूर्ण हुआ ये सत्र, और इसके लिए मुद्दे इलेक्शन से अभी तक आप आ जाइए, उम्मीद यही थी कि 370 पे सवाल उठना लाजमी था, आतंकी हमलों पर सरकार का घिरना लाजमी था, ये तमाम बातें और इससे भी बड़ा पूर्ण राज्य का दर्जा, ये वो 3 मुख्य मुद्दे हैं जो जम्मू कश्मीर की सियासत के लिए, उसकी पूरी जनता के लिए और मुझे लगता है राजनीतिक रूप से जो सक्रिय हैं उन सब के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण विषय हमेशा रहा है। और उसी पर देखिए आज हो हल्ला एक बार फिर से हुआ, लेकिन सवाल जस का तस है कि क्या इन तीनों पर कोई बड़ा निर्णय हो पाएगा, क्योंकि जिस तरह से जो एक दूसरे पर आरोप लग रहे हैं और उमर अब्दुल्ला ने भी बहुत क्लियरिटी से जिन बातों को रखा पीडीपी पर, उन्होंने सीधे सीधे पलटवार किया, क्योंकि आज जो हुआ वो वाहिद पारा जो कि विधायक है पीडीपी के, उनकी तरफ से ये मुद्दा उठाया गया था, तो काफी एक तीखी तकरार इस सत्र के दौरान दिखी और सत्र हंगामेदार रहा। अब आगे क्या, इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए कुशल कंवर हमारे साथ जुड़े हैं। कुशल जी बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे इमरान खान, इमरान जी आपका भी बहुत स्वागत है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का पक्ष रखेंगे जावेद रहीम भट्ट, जावेद जी आपका भी बहुत स्वागत है। पीडीपी का पक्ष रखेंगे मोहसिन खान, मोहसिन जी आपका भी बहुत स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक हैं नवजोत सिंह, नवजोत जी आपका भी बहुत स्वागत है। और स्वदेश न्यूज के चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं, आरपी श्रीवास्तव जी आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले मोहसिन जी आपसे करूंगी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी जी हाँ मोहसिन जी, चर्चा की शुरुआत आपसे इसलिए कर रही हूं क्योंकि आज सबसे पहले जो मुद्दा उठाया गया वो 370 का आया। देखिए आतंकी हमले अपने आप में एक बड़ा मुद्दा है, उसको लेके भी बहुत सारी चीजें हुई हैं, पर वो पहली बार नहीं हुए, पहले भी होते थे। हाँ उमर अब्दुल्ला के शपथ लेने के बाद जाहिर तौर पर जिस तरह से और हमले लगातार हुए सामने आए, उस पर मैं आऊंगी बाद में। वो उन्होंने तो खुद स्वीकारा है कि वो खुद परेशान हो गए इन हमलों से, तो उसका एक क्या सोल्यूशन है उस पर भी आऊंगी। लेकिन क्योंकि आप लोगों ने 370 को लेके बात उठाई और कहीं ना कहीं ये पीडीपी की तरफ से बात आई है कि उमर अब्दुल्ला जो हैं उनकी तरफ से ये एक पॉलिटिक्स को, वो जिस तरह की पॉलिटिक्स को फेवर कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। उन्हें लगता है, उन्होंने बहुत क्लियरिटी से इस पर अपनी बात रखी, लेकिन पीडीपी को ऑब्जेक्शन हुआ, क्यों? देखिए मैम, बात इस तरीके से है कि जम्मू कश्मीर के अंदर पिछले 10 सालों के बाद इलेक्शन हो रहे हैं और जम्मू कश्मीर के लोगों ने बड़ी मुसीबतें उठाई तब से, जब से 370 एब्रोगेट हुआ जम्मू कश्मीर से। और 5 अगस्त 2019 जो है वो काला दिन था जम्मू कश्मीर के लिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर में पहले सदरी रियासत हुआ करती थी। 17 अक्टूबर 1949 को एक कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से बनाया गया, जिसको एक परमानेंट प्रोविजन दिया गया। लेकिन बदकिस्मती का मुकाम ये रहा कि जिस तरीके से आपका सवाल था कि आज पीडीपी के विधायक ने जो सवाल खड़ा किए वो इस बेस पे किए कि जिस वक्त 370 की एब्रोगेशन हुई उस वक्त भी 3 पार्लियामेंट मेंबर जम्मू कश्मीर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के थे, और जिन्होंने बिल्कुल, जिसको 5 अगस्त को पार्लियामेंट के अंदर मौजूद होना चाहिए लेकिन वो वहां पर मौजूद नहीं थे। इसके बाद हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर जो इस वक्त 2024 के चुनाव हुए हैं, ये इसी बेस पे चुनाव हुए हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर के बच्चे से ये वादा किया कि हम असेंबली में पहुंचते ही एक रेजोल्यूशन पास करेंगे और 370 को वापस लाएंगे। जम्मू कश्मीर के लोग बेताबी से इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि 370 35A जो हमारा रेजिडेंस बेस है स्टेट सब्जेक्ट का, वो कब वापस आए। जम्मू कश्मीर के अंदर जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इससे पहले भी हाई मार्जिन का मैंडेट लेकर हुकूमतें बनाई, लेकिन इसी तरीके का यू टर्न जो उमर अब्दुल्ला साहब ने लिया है, और इस वक्त वो वही भाषा बोल रहे हैं जो भाजपा बोल रही है। इस वक्त वो वही भाषा बोल रहे हैं जो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब बोल रहे हैं। मोहसिन जी, लेकिन बात तो वही है। उमर अब्दुल्ला का ये कहना है कि पीडीपी ने यहां पर जो आज मुद्दा उठाया वो सिर्फ कैमरा पॉलिटिक्स के लिए उठाया, मतलब मीडिया में लाने के लिए आप लोगों ने किया। आप उनसे बात तो करते।
उमर अब्दुल्ला को लगता है नेशनल कॉन्फ्रेंस से, क्योंकि हम सरकार में, हमसे इस मुद्दे को लेकर विपक्ष बात कर सकता था, हमारे पास पॉइंट्स होने चाहिए थे, तब यहां पर बात होती। देखिए, इस पर मैं टिप्पणी ये करूंगा कि जब 370 की एब्रोगेशन हुई तो गुपकार अलायंस बना और गुपकार में ये डिस्कस की गई, और जम्मू कश्मीर के अंदर पार्लियामेंट के इलेक्शंस हो या असेंबली के इलेक्शंस हो, गुपकार से कांग्रेस का, पीडीपी का अलग होना यही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस 370 पे बात करना नहीं चाहती, क्योंकि इससे पहले भी ह्यूमन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी की हुकूमत में उमर अब्दुल्ला साहब रहे, उस वक्त भी इन लोगों ने 370 के विरोध किया, और जिसमें इस वक्त खाली पीडीपी नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के अंदर बातचीत के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस तैयारी नहीं है, और एक जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो एक कानूनी इदारा है, वहां से कानून बनते हैं। हमारे जो एमएलए चुन के गए हैं उन्होंने लोगों से वादा किया है कि हम अपोजिशन में हैं लेकिन हम 370 की बात करेंगे, और 370 का जम्मू कश्मीर में आना बहुत जरूरी है। और यहां पर जम्मू कश्मीर के चाहे जो सियासी जमातें हैं, मेन स्ट्रीम है, और दूसरी जमातें उसके साथ साथ नेशनल पार्टी कांग्रेस भी इस को स्टैंड में है कि जम्मू कश्मीर के अंदर 370 का ये दोबारा से बहाल करना है, क्योंकि इसको इंट्रोड्यूस करने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। लेकिन इस वक्त जो है कि 370 की बात करना बहुत जरूरी है। 2024 का जो, मैं आपको ये क्लियर पूरे हिंदुस्तान को ये मैसेज देना चाहता हूं कि 2024 का इलेक्शन जो हुआ वो डेवलपमेंट के बेस पे नहीं, बल्कि 370 और 35A जो स्पेशल स्टेटस, जम्मू कश्मीर की एक अपनी पोजीशन थी, जम्मू कश्मीर का एक अपना झंडा था, जम्मू कश्मीर के एक अपने कवानीन थे, जिन कवानीन के बेस पे जम्मू कश्मीर के अंदर बाहर के लोगों को यहां पर मुलाजमत करना, क्योंकि ऑलरेडी जम्मू कश्मीर जो है, अगर हम नीति आयोग की रिपोर्ट भी देखेंगे, जम्मू कश्मीर काफी पसमानदा रियासत है, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों ने सबसे पहले 2024 के इलेक्शन में इसी बेस पे वोट दिया है कि जो 200 साल पुरानी रियासत केंद्र में बैठी हुई, जो मजहबी सियासत को, रिलीजन पॉलिटिक्स को तरजीह देते हैं, माइनॉरिटीज पे जुल्म कर रही है, उसके खिलाफ वोट दिया है। और उसके ही विवज में वहीदुर रहमान पर्रा साहब ने जिस बेस पे वो लोगों से वोट लिया, बीडीपी ने जिस पे वोट लिया, वही बेस हम करेंगे, और आगे भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पे हम लोग असेंबली के अंदर इस बात को बुलंद रखेंगे, और तब तक बुलंद रखेंगे जब तक 370 को दोबारा से बहाल नहीं करें। ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। कुशल जी सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ जी, सुन पा रहा हूं। कुशल जी नमस्ते। ये बड़ा एक अहम और बड़ा मुद्दा रहा 370। आज ये बात भी कही जा रही है कि कोई समर्थन नहीं दिया है जनता ने। ठीक है, देखिए जब ये धारा 370 हटाई गई थी, तमाम चीजें हुई थी, तब एक बहुत अलग तरीके से बातों को रखा गया था। उसके बाद ये इलेक्शन आए, लगा बहुत महत्वपूर्ण होगी, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये लगता है, आज वो भले इस चीज को लेकर अपनी बात को अलग रख रहे हों, लेकिन जो पक्ष और विपक्ष है, मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर के जो सियासत में दल हैं, वो इस चीज को मानते हैं कि जनता ने बहुत ज्यादा कोई समर्थन 370 के लिए किया नहीं है, या भारतीय जनता पार्टी को उसको क्रेडिट लेने की जरूरत नहीं है। लिया होता तो आपको प्लस में जाता ही। देखिए जी, पहले तो आज उमर अब्दुल्ला जी ने ये बात कही सदन में, असेंबली में, कि फर्स्ट डे फर्स्ट शो। एक्चुअली उन्होंने शो ही कर दिया कि फर्स्ट डे फर्स्ट शो एक सत्ता पाने की जो भूख होती है वो उन्होंने शो कर दिया। मतलब आप अपने ही विधायकों को नहीं रोक पा रहे हो कि सदन में, असेंबली के अंदर कैसे बिहेव करना है। 10 साल बाद आप पहला आज सत्र था, कम से कम आप ये देखिए, आप पूरे नेशनल न्यूज में आ रहे हैं, आप किस तरीके से आप डिबेट कर रहे हैं। अभी तो सत्र स्टार्ट ही हुआ है, और वही पारा जी ने इस तरीके से असेंबली के अंदर इतनी तेज आवाज निकाल के 370, अरे आप रुक जाइए ना, अभी रेजोल्यूशन पास करने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, आप पहले वो फॉलो करिए आप। और ऐसा कोई उन्होंने पहले इंडिकेशंस नहीं दिए थे 370 का रेजोल्यूशन पास होगा, ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई थी। अरे आज पहला दिन है, पहला सत्र है, आराम से आप बैठिए, रिस्पेक्ट करिए असेंबली की। इतनी क्या आपको इतनी जल्दी हो गई कि पहले दिन ही आपने 370 की बात करनी है? ठीक है कुशल जी, मैं आपकी बात को समझ सकती हूं, लेकिन ये भी तो देखिए, जब मुद्दा आएगा, सत्र तो सत्र होता है, और विधानसभा सत्र में तो सबसे ज्यादा वही मुद्दे गरमाते हैं जो मुख्य रूप से बड़े प्रभावी होंगे। तो 370 तो आना ही था, आतंकी हमले आने ही थे। सिर्फ आप काउंटर थोड़ी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी तो है। मुद्दा कौन ने उठाया?
पीडीपी के विधायक ने उठाया, उमर अब्दुल्ला थोड़ी उस पर सबसे पहले जाकर बोल बैठे। नहीं, 370 जो 370 है वो जो हमारी पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के अंदर इसको हम डिस्कस कर सकते हैं। इसका असेंबली से कोई लेना देना नहीं है। 370 सिर्फ जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के अंदर डिस्कस किया जाता है। इस जो असेंबली का काम है वो लोगों को जो आपने जो आज चीफ मिनिस्टर बने हैं वो लोगों के लिए बने हैं। आप जितने भी भारतीय जनता पार्टी के एमएलए जो बने हैं, आप सबका यही काम है कि रोड कैसी है, जम्मू कश्मीर की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करना है। लोगों के हित के लिए ही ये सरकार बनी है। 370 वो जो टॉपिक है वो सेंट्रल गवर्नमेंट, वो पार्लियामेंट के लिए है। आप ये मुद्दा क्यों आप असेंबली के अंदर उठा रहे हैं? ठीक है, वापस आऊंगी। जावेद जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जावेद जी? जी जावेद जी, दो सवाल हैं बड़े महत्वपूर्ण। पहला तो ये कि उमर अब्दुल्ला ने खुद इस चीज को बोला कि 370 और इन तमाम चीजों के लिए जो बात होनी चाहिए वो होगी, आज का ये मुद्दा नहीं था। ये उन्होंने क्यों बोला? क्योंकि पीडीपी ने सबसे पहले इस पर प्रस्ताव लाकर इस पर बात को उठाया, तो 370 जो है वो विधानसभा में मुद्दा उठा। बीजेपी कह रही है कि 370 जो है उसको यहां पर डिस्कशन की जरूरत नहीं थी। चलिए, दोनों की बातों को मैंने समझा। तीसरी बड़ी बात यह भी आती है कि पीडीपी ये कह रही है कि जो भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोल रहे हैं उमर अब्दुल्ला, ये जो कनेक्शन बनाने की कोशिश है 370 को लेके, ये कहां तक जायज देख पा रहे हैं? दूसरी बात, आतंकी हमलों को लेके देखिए, खुद उमर अब्दुल्ला ने कहा था जब लगातार ये उनके शपथ के बाद हमले होना शुरू हुए कि वो खुद परेशान है और हैरान भी हैं कि ये चीजें क्यों हो रही हैं, लेकिन काम करना है, डरना नहीं है, इन चीजों को खत्म करेंगे। फारूक अब्दुल्ला का ये स्टेटमेंट आ जाना कि आतंकवादियों को मारिए मत, गिरफ्तार करिए। भाई, वो हमारे सैनिकों को मार देंगे, हम उनको गिरफ्तार कर लें, तो ये जो चीजें हैं ना, ये बहुत मैनिपुलेट करती हैं, जो अच्छा मैसेज नहीं है। देखिए, अगर हम बात करें जो आज असेंबली जो सेशन शुरू हुआ, अगर हम आज बात करें जो असेंबली का आज का जो बिजनेस था, इसमें जो हाउस है, हाउस का स्पीकर मुंतखब करना था और एड्रेस था ऑनरेबल एलजी का, और इस पे फिर हाउस लीडर ऑफ द अपोजिशन को टाइम था अपनी बात रखने, उस पर फिर लीडर ऑफ द हाउस का। अगर हम बात करें 370-35 की, आज हाउस में इन लोगों की अक्सरियत है जिन्होंने 5 अगस्त 2019 के फैसले को गलत करार दिया। आज हाउस में उन्हीं की अक्सरियत है। और मैं अगर बात करूं जो पीडीपी ने आज रेजोल्यूशन लाया, पीडीपी आज वाहिद, अगर मैं बात करूं, 3 ही मेंबर हाउस में हैं। ये लोगों ने उनको इसीलिए एक्सेप्ट नहीं किया कि 5 अगस्त 2019 के फैसले में पीडीपी शामिल थी। आज इनका वो पहले ही जो हाउस में उन्होंने शोर किया, रेजोल्यूशन लाया, या ये कैमराओं के लिए था या कुछ पीडीपी के पास अब बचा ही नहीं है कुछ, ये इसीलिए वो ये रॉन्ग वे में लेना चाहते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा से आर्टिकल 370-35 को जम्मू और कश्मीर के लिए, यहाँ के लिए हमेशा इसके लिए कुर्बानियां दी और हमेशा इस बात को आगे रखा है। ये रेजोल्यूशन अपने टाइम पे लाई जाएगी और जब तक आर्टिकल 370 मुकम्मल तौर पे जम्मू और कश्मीर को वापस नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस का हमेशा मौक़िफ़ रहेगा आर्टिकल 370 को वापस लाना। आज की अगर मैं बात करूं पूरे हाउस की, ये जो ऑनरेबल मेंबर है पीडीपी का, उनका जो है कि उन्होंने ये पहले ही किस लिए लाया, उनका क्या, शायद मुझे लगता है जो मंशूर है मैनिफेस्टो है नेशनल कॉन्फ्रेंस का, कि वो कहीं न कहीं इस चीज से लोगों को और हाउस को गुमराह कर रहे हैं ताकि आर्टिकल 370 पे एक अच्छी रेजोल्यूशन ना लाए और एक पूरा जो हाउस है वो इस पे बाइतफाक राय ना रेजोल्यूशन लाए। और मुझे लगता है ये यही कंटेस्ट में बोला गया और बाकी उसमें कुछ नहीं है।
ठीक है, आतंकी हमलों पे भी कुछ थोड़ा सा बोल दीजिए। बड़ा वही बात महत्वपूर्ण दूसरी है। जो आपने कहा कि फारूक साहब ने ये नहीं कहा, फारूक साहब ने कहा कि जो भी ये हमले कर रहे हैं, जो बेगुनाह लोगों को मार रहे हैं, जो मासूम लोगों को मार रहे हैं, उनको अगर हम जिंदा तो पकड़े, इन्वेस्टिगेट करें कि ये इशू क्या है, ये अचानक से क्यों ज्यादा हो गया है। यहाँ की जो जमहूरी गवर्नमेंट बनी, पब्लिक गवर्नमेंट, उसके बाद ये ज्यादा क्यों हो गया है। तो उन्हें इस कंटेस्ट में ये बात की, उन्होंने ये नहीं कहा कि उनको मत मारे या ये, उन्होंने कहा कि एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि ये हो क्यों रहा है। तो भाई कोई अगर जिंदा ये- पकड़ में आएगा तो उसको जिंदा ही पकड़ेंगे सर। लेकिन एक बात बताइए, वो फायरिंग कर रहे हैं, मुठभेड़ हो रही है, वो हमारे यहाँ के लोगों को शहीद हो रहे हैं, तो उनके लिए क्या वेट एंड वॉच थोड़ी करेंगे कि हम गोलियां खा लें और हम उनको सिर्फ पकड़ने पर फोकस करें? हमें तो अटैक करना पड़ेगा। वो बात सही है, उन्होंने नहीं कहा कि वेट एंड वॉच की मतलब ये कीजिए कि उसके बाद किया, बट उन्होंने कहा कि एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि अगर कहीं से मिले कि ये अचानक से क्यों इतना ज्यादा हो रहा है। ये फारूक साहब का कहना था। ठीक है, चलिए मैं वापस आऊंगी। मोहसिन जी प्लीज 2-3 लोगों की प्रतिक्रिया छोटी छोटी सी और आ जाए, उसके बाद मैं समय देती हूँ आपको वापस से। इमरान जी सुन पा रहे हैं? जी मैं सुन पा रहा हूँ आपको। इमरान जी, आशा करता सबसे हूं पहले कि तो मेरी मुझे आवाज भी सही आ रही हो। हाँ, आपकी आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है। सबसे पहले तो मुझे आपकी प्रतिक्रिया चाहिए आज के जम्मू कश्मीर के विधानसभा सत्र और मुद्दों पर। वही 370, आतंकी हमले, पूर्ण राज्य का दर्जा, सबसे ज्यादा फोकस, सबसे ज्यादा हंगामा हुआ। देखिए, आज का जो दुर्भाग्यपूर्ण जो भी कुछ हुआ है असेंबली के अंदर, बहुत ज्यादा परेशान कुन जैसी चीज है। देखिए, समझ में आने वाली बात नहीं है बिल्कुल भी। जो पीडीपी के विधायक हैं, जिस तरह से उन्होंने अपनी बात को रखा, दरअसल हमें समझना होगा ये पीडीपी वही पार्टी है जो भाजपा के साथ पहले यहां पर सरकार बना चुकी है। इन लोगों को समझना होगा, आप 370 की बात कर रहे हैं, क्या विधानसभा से आप 370 हटा के माध्यम से क्या आप 370 को दोबारा लागू कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो इस तरह की ये बातें उठाना और कैमरे के सामने अपने आप को दर्शाना और समूचे देश को ये दिखाना कि इस तरह का माहौल जम्मू कश्मीर में बन रहा है, ये अपने आप में बहुत ही अधिक दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये मतलब कि जो लोग जीत कर आए हैं विधानसभा में, पीडीपी के लोग, और इस बात पर जोर दे रहे हैं कि कर लेंगे, ये संभव है? ये संभव नहीं है। आप लोगों को भ्रमित करने के लिए इस तरह का दुष्प्रचार विधानसभा में खड़े होकर कर रहे हैं और उसके समर्थन में या गैर समर्थन में भाजपा आक्रोशित हो जाती है और इस प्रकार से ये सब कुछ होता है। ये बहुत ही एक नाटकीय रूप से सामने आया है। इस तरह की चीज नहीं होनी चाहिए, बल्कि जम्मू कश्मीर को तो लेकर बड़ी सकारात्मक राजनीति होनी चाहिए। वहां के जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, उनको एक ऐसे भाव से जम्मू कश्मीर में चलना चाहिए कि ये सारी समस्याओं का निदान हो। और जहां तक अभी आपने बात की यहां पर आतंकी हमलों की, ये भी अपने आप में देखने वाली बात है कि जब एक पूर्ण राज्य का दर्जा उनके पास, जम्मू कश्मीर के पास नहीं है, केंद्र शासित राज्य है, और वहां पर जो भी कानून व्यवस्था है, पुलिस है और जो भी कुछ है, वो सब कुछ केंद्र के अधीन है, तो प्रश्न चिन्ह तो केंद्र सरकार पर है कि वहां पर निरंतर विफलताएं क्यों हो रही हैं। धारा 370 हटाने के बाद निरंतर वहां पर आतंकवादी हमले क्यों हो रहे हैं। निरंतर इस तरह की घटनाओं का घटित होना कहीं ना कहीं ये दर्शाता है। हेलो, हाँ ठीक है, आपकी आवाज आ रही है। मैं देख नहीं पा रहा हूं आप लोगों को। हो सकता है कुछ इशू हुआ हो सर, लेकिन मैं सुन पा रही हूँ, उसको भी हम बहुत जल्दी ठीक करेंगे। आप प्लीज कंटिन्यू। देखिए, कहीं ना कहीं इस तरह की आतंकी हमलों का होना, निरंतर एक के बाद एक हमलों का होना, जबकि केंद्र सरकार उसको देख रही है, सारी संस्थाएं, एजेंसीज केंद्र सरकार के अधीन है और वो वहां पे कार्यबद्ध हैं, तो ये विफलताएं क्यों हैं? ये प्रश्न चिन्ह केंद्र सरकार पर है, ये भाजपा पर है कि भाई आपका फेलियर है ये कि आप जम्मू कश्मीर की जो व्यवस्था है उसको नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं। आपको करना था, आपको करके दिखाना था इन सालों के अंदर कि केंद्र सरकार, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर की सारी समस्याओं का निदान हो गया है, वहां पर स्थिरता पैदा हो गई है। परंतु ये बहुत बड़ा फेलियर है। ये लोग वहां कुछ नहीं कर पाए, आतंकवाद को नहीं रोक पाए। 370 हटाने के बाद बात करी जा रही थी उन्नति की, प्रगति की, ऐसा कुछ नहीं हो पाया। आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल सुन पा रही हूँ, ठीक है। मैं आप लोगों को देख नहीं पा रहा हूं। ठीक है इमरान जी, लेकिन मैंने आपको सुना। थोड़ा सा बीच में 1 मिनट में आपको रोक रही हूँ। नवजोत जी मुझे सुन पा रहे हैं?
जी बिल्कुल। नवजोत जी, 2-3 बातें हैं। देखिए, एक तो पहला मुख्य सवाल ये कि देखिए जम्मू कश्मीर में पहला दिन, वो मैं उमर अब्दुल्ला की लैंग्वेज में कहूँ फर्स्ट डे फर्स्ट शो, तो वो शायद थोड़ा सा ठीक है, उन्होंने कह दिया, हम नहीं कह सकते, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि लंबे अंतराल के बाद 10 साल में तो हमने इलेक्शन देखे, एक लंबे अंतराल के बाद हम जम्मू कश्मीर में विधानसभा सत्र भी देख रहे हैं। ये अपने आप में बहुत अच्छा है, जम्मू कश्मीर में आने वाले समय में डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि जब कोई सत्र होता है तो लगता है उसके विकास के लिए कई योजनाओं पर, कई मुद्दों पर बातचीत होगी। महत्वपूर्ण सवाल मेरा ये है आपसे, क्योंकि आप एक राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपको क्या लगता है ये जो बात 370 की सत्र के दौरान उठाई गई, क्या ये जायज थी? क्योंकि इसको डिनाय उमर अब्दुल्ला ने भी किया, उन्होंने कहा ये बात जो होगी ये बाद में होगी, पीडीपी ने सिर्फ कैमरा पॉलिटिक्स करी है, यहां पर उस बात को लाने का कोई मुद्दा नहीं था। बाकी लोगों ने भी अमूमन उस चीज का समर्थन किया कि ये वहां पर ये बात नहीं होनी थी, सत्र में कुछ और मुद्दे होते उस पर बात होती। आतंकी हमलों को लेकर जो स्टेटमेंट आई, या वाकई में वो खुद भी इससे परेशान हुए हैं, उसको कैसे रोका जाएगा? तो ये आरोप प्रत्यारोप जो है, वाकई क्या ये कैमरा पॉलिटिक्स थी, या सिर्फ एक कहते हैं ना कि एक नाटकीय रंग दिया गया उस पे सत्र के पहले दिन को? आप क्या मानते हैं? सबसे पहले राखी जी नमस्कार आपको भी और आपके पैनलिस्ट को भी। देखिए, आई विल लीव पॉलिटिक्स टू द पीपल हु अर्न देयर ब्रेड एंड बटर थ्रू पॉलिटिक्स, बट आई विल स्टिक टू द बेसिक्स एंड द रियल कमेंट्री दैट इज बिहाइंड व्हाट इज हैपनिंग। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो आज का जो घटनाक्रम घटित हुआ है हमारी जो जम्मू कश्मीर की विधानसभा में, वहीद पारा जी का 370 को लेके एक अपने आप को सामने लाना और एक फिरोर क्रिएट हो जाना पूरी असेंबली में। देखिए, इफ वी हैव टू लुक एट द थिंग्स एट ब्लैक एंड व्हाइट, तो देखिए उसमें सबसे पहली चीज ये है कि पीडीपी हैज लॉस्ट इट्स ग्राउंड फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ, एवर सिंस इट केम इनटू कोलैबोरेशन विद बीजेपी इन 2014। तब से दे वर फाइटिंग, बिकॉज लोगों ने जमीन पर अगर आप जाएं, अगर जमीन पे आप लोगों से बात करें तो लोगों के बीच देयर वाज दिस काइंड ऑफ एंग्विश फॉर पीडीपी, एंड पीडीपी जो उम्मीद कर रही थी बेटर परफॉर्मेंस के लिए इस असेंबली इलेक्शंस में, तो कहीं ना कहीं वो अपनी उम्मीद से काफी नीचे रह गए। एंड हैविंग 3 सीट्स ओनली, तो उनका ये हमेशा टारगेट ही था कि फाइंडिंग पॉलिटिकल रेलेवेंस। देखिए, राजनीति में रियलिटी से ज्यादा रेलेवेंस में रहना भी बहुत जरूरी है, एंड आई डोंट फॉल्ट देम फॉर दैट, इट इज ओनली फेयर, बिकॉज आपको राजनीति में रेलेवेंट भी रहना है, और कुछ मुद्दे हैं जिनकी वजह से अगर आप रेलेवेंट रह सकते हैं तो वो पीडीपी अपनी पॉलिटिक्स कर रही है। लेकिन जहां तक एक पार्लियामेंट्री कंडक्ट की बात करें, द टर्म पार्लियामेंट्री कंडक्ट, वहां पे मुझे लगता है सभी पॉलिटिकल पार्टीज आर इक्वली टू ब्लेम। एक जो आपका एक कंडक्ट होता है सदन के अंदर, वो किस तरह का होना चाहिए, वहां पे मुझे लगता है सभी पार्टीज को थोड़ा सा मंथन करने की जरूरत है। दैट इज माई असेसमेंट ऑन दैट। कमिंग टू द एनालिसिस ऑफ द सिक्योरिटी सिचुएशन, जैसे आपने कहा कि जो आतंकी हमले हो रहे हैं, तो देखिए इसमें आई विल नॉट गेट इनटू द पॉलिटिक्स ऑफ इट, आई विल कीप माय एनालिसिस वेरी प्लेन एंड क्लियर, क्योंकि ये बड़ा ही एक संवेदनशील मसला है जो पिछले कुछ देर से हमने देखा। 370 के बाद जम्मू कश्मीर में जो सिक्योरिटी सिचुएशन है काफी हद तक इंप्रूव हुई है, स्टोन पेल्टिंग के इंसिडेंट्स कम हुए हैं, कोऑर्डिनेटेड जो अटैक्स थे वो काफी कम हुए हैं, और कश्मीर घाटी में अंटिल रिसेंटली पिछले 6 महीने को छोड़ दीजिए, काफी हद तक हमने देखा है जो मिलिटेंसी के जो इंसिडेंट्स थे वो काफी कम हुए थे। नाउ इफ यू अलाउ मी सम टाइम, मैं थोड़ा सा इसको डीपली अगर एक्सप्लेन करूंगा इस चीज को, if you have some time, should I go in detail, राखी जी? Wait for a minute, क्योंकि आरपी श्रीवास्तव जी की एक छोटी सी प्रतिक्रिया आ जाए, उसके बाद सब लोग अपना अपना पक्ष रखेंगे, फिर आप बोलिएगा। ठीक है नवजोत जी? ओके, आरपी श्रीवास्तव जी, मुझे ऐसा लगता है आज का जम्मू कश्मीर का पहला दिन विधानसभा सत्र का बेहद इंपॉर्टेंट था। सबकी नजरें भी इसलिए इस पर ज्यादा थी क्योंकि इलेक्शन इतने बाद हुए, फिर उसके बाद गवर्नमेंट बनी, बहुत सारे मुद्दे आए। क्या वाकई आपको लगता है कि सत्र के दौरान ये जो बात कही जा रही है कि 370 का जिक्र यहाँ पर नहीं होना चाहता, 370 का जिक्र विधानसभा सत्र के लिए नहीं था, ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। दूसरी चीज ये, पीडीपी ने इस चीज को लाया तो क्या उन्होंने सिर्फ एक पॉलिटिक्स की है, सिर्फ एक नाटकीय रूप दिया गया? तीसरा महत्वपूर्ण सवाल है कि वाकई में ये जो आतंकी हमले हैं जिसके लिए कहा जा रहा है कि फिलहाल इसके लिए रिस्पॉन्सिबल भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, क्या ये जायज होगा? क्या मानते हैं आज पूरे दिन भर के घटनाक्रम को देखने के बाद? राखी, देखिए, जहाँ तक पूरे दिन भर की घटनाक्रम का सवाल है, आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर की विधानसभा में आज पहला दिन था और वहाँ पर जिस तरह का हंगामा हुआ, हमें लगता है इतने हंगामा की ज़रूरत नहीं थी। कम से कम अभी 10 साल बाद वहाँ पर असेंबली इलेक्शन के बाद पहली विधानसभा की शुरुआत हुई,
तो माननीय सदस्यों को भी ये सोचना चाहिए कि आज कम से कम विधानसभा में एक ऐसा व्यवहार करते कि जिससे लोगों को अच्छा संदेश जाता, खास करके कश्मीर की आवाम को। एक दूसरा सबसे बड़ी बात जो आपने हमसे पूछा है कि क्या ये पीडीपी का जो जिस तरह से धारा 370 को लेकर के जो एक तरह से मोशन लाया गया, हमें जहाँ तक ये समझ में आता है कि उनके मात्र महज 3 विधायक हैं और पिछले सालों में आपने देखा होगा कि धारा 370 पीडीपी का एक बहुत बड़ा एजेंडा था। उसके अलावा चुनाव में भी अगर आप देखेंगे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी दोनों ने धारा 370 की बात कही थी, लेकिन आपने जब उमर अब्दुल्ला का बयान देखा होगा, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा ये समय नहीं है, इस समय इसको लाने की ज़रूरत नहीं थी। दूसरी बात, उन्होंने एक चीज़ और कहा कि ये सिर्फ कैमरा पॉलिटिक्स है। हम मानते हैं कि कैमरा पॉलिटिक्स हो सकती है, क्योंकि कोई भी राजनीतिक दल इस तरह की पॉलिटिक्स करता रहता है, क्योंकि उसके अपने रेलेवेंस का सवाल, उसके एग्जिस्टेंस का सवाल है। लेकिन यहाँ पर इस एक तरफ और भी देखना चाहिए कि क्या धारा 370 जम्मू कश्मीर की विधानसभा में इस तरह का कोई पास करके कोई फ़ायदा हो सकता है? एक्चुअली क्या है कि जब 2019 में धारा 370 हटाई गई तो केंद्र सरकार ने हटाया और ये पार्लियामेंट का विषय है, न कि जम्मू कश्मीर के जो है विधानसभा का कोई विषय है। ये बात ज़रूर है कि दोनों दलों ने जिस तरह से धारा 370 को लेकर के चुनाव में गए और उसका रिजल्ट देखिए, इसका रिजल्ट दोनों तरफ आप मान सकते हैं। पीडीपी के लिए अगर ये मुद्दा था तो शायद पीडीपी को बड़ी मायूसी हुई होगी, उनको जितनी सीटें मिली उसके आधार पर। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, उसको भी क्लियर मैंडेट नहीं मिला, तो हमें लगता है उसको पूरा बहुमत नहीं मिल पाया। तो हमें लगता है कि धारा 370 जो है, चूँकि केंद्र सरकार के पाले में है, इसलिए यहाँ पर कतई किसी भी हालत में जम्मू कश्मीर की विधानसभा इस मामले में कोई डिसीजन नहीं ले सकती है। बस सिर्फ एक चीज़ हो सकता है कि अपनी आवाम को बताने के लिए, अपनी रेलेवेंस को कायम रखने के लिए, अपनी प्रासंगिकता को रखने के लिए शायद ये हो हल्ला हो और विधानसभा में के माध्यम से कश्मीर की जनता को बताने का प्रयास किया गया हो। एक तीसरी बात आपने पूछा वहाँ पर आतंकी हमले को लेकर के। देखिए, लगातार जब से विधानसभा चुनाव हुआ, उमर अब्दुल्ला ने शपथ लिया, उसके बाद आतंकी हमले काफ़ी बढ़ गए। अब इसके लिए किसको जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? वहाँ पर जहाँ तक हमारी जानकारी है कि वहाँ पर बहुत सारे जो पावर एलजी के पास हैं, जो प्रशासनिक पावर हैं, वहाँ की सारी चीज़ें हैं। आपने देखा होगा जिस तरह से दिल्ली में एलजी के पास शक्तियाँ हैं, उसी तरह से जम्मू कश्मीर में है। तो एक जिम्मेदारी तो हमको लगता है कि वहाँ के जो है एलजी की भी बनती है कि उसको किस तरह से रोका जाए। लेकिन जो गतिविधियाँ बढ़ी हैं, कहीं कहीं एक चीज़ ज़रूर समझ में आता है कि जो पत्थरबाजी धारा 370 हटने के बाद, राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद कम हो गई, वहाँ पर आतंकी गतिविधियाँ कम हो गई, अचानक बढ़ जाना, ये क्या संदेश देता? हमको लगता है कि वहाँ के उमर अब्दुल्ला को भी शायद इस बात का अंदाज़ा नहीं रहा होगा कि इतनी सारी जो है आतंकी घटनाएं बढ़ जाएंगी। तो एक सवाल ज़रूर खड़ा होता है कि इसको मिलजुल करके केंद्र सरकार और राज्य सरकार को मिल करके इस समस्या का हल सोचना होगा। जहाँ तक विकास की राजनीति है, अभी 5 साल बचा है। आज के दिन ही धारा 370 का मुद्दा लाना हमको लगता है कि मौजू नहीं था और निश्चित रूप से इसके लिए काफ़ी समय है। और जहाँ तक उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी पहले इसमें चर्चा करते, इसके बाद लाते तो ज़्यादा बेहतर होता। तो ये सारी चीज़ें हैं। और लेकिन फिलहाल सियासत में हर चीज़ें अपने अपने ढंग से जो राजनीतिक दल अपने नैरेटिव सेट करते हैं, शायद पीडीपी वही करना चाह रही हो। और शायद आज का दिन जो है, हमको लगता है जम्मू कश्मीर विधानसभा के लिए कोई बड़ा अच्छा दिन नहीं कहा जा सकता। बिल्कुल। चलिए, और बहुत सारे मेहमान क्योंकि कुछ कहना चाह रहे थे, जो भी अपनी बात रखना चाहते हैं प्लीज रेज योर हैंड, क्योंकि मोहसिन जी ने सबसे पहले समय मांगा था। मोहसिन जी अपनी बात रखिएगा। हाँ, इसके बाद इमरान जी आ रहे हो। देखिए, जिस तरीके से अभी यहाँ पर बात इस चीज पे डिस्कस की गई कि जम्मू कश्मीर की असेंबली को इसका कोई हक नहीं है। 26 नवंबर 1949 को जो कॉन्स्टिट्यूशन वाज डिक्लेयर्ड, उस कॉन्स्टिट्यूशन में पूरा जो 200 साल पुरानी रियासत जम्मू कश्मीर की थी, उसमें जम्मू कश्मीर का जो चुना हुआ चीफ मिनिस्टर है उसको फुल अथेंटिकेशन है। जब तक वो अपनी सिग्नेचर नहीं देता है तब तक 370 पे कोई भी छेड़खानी नहीं होगी। यह जम्मू कश्मीर की असेंबली के अंदर है। और दूसरी बात, यहां पर भाजपा के जो पैनलिस्ट है वो कह रहे थे कि यहां पर जम्मू कश्मीर की असेंबली में जो है कि आप 370 को डिस्कस नहीं कर सकते। और
बड़े अफसोस के साथ ये भी कहना पड़ता है कि जो हॉनरेबल चीफ मिनिस्टर ने ये कहा कि फर्स्ट डे इज फर्स्ट शो, जम्मू कश्मीर के अंदर कत्लो गारत हो रही है। 370 की एब्रोगेशन होने के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर कोई भी असेंबली नहीं थी। जम्मू कश्मीर के अंदर लोगों का जीना हराम हो गया है। इस वक्त वादी कश्मीर के अंदर लोग अपना, इस वक्त टूरिस्ट आने से डरता है। इस वक्त सबसे बड़ा जो मुद्दा है, जम्मू कश्मीर के लोगों को अपनी जो बेसिक जो बात है, जो हम जम्मू कश्मीर की सिचुएशन को ग्राउंड लेवल पे देखता है, लोगों को बेसिक नीड जो फैसिलिटीज है, जो दिन रोजमर्रा की चीजें खरीदनी है, उसके लिए घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। तो चीफ मिनिस्टर पे लाजमी है कि एक सवाल खड़ा होना कि आप 370 को जम्मू कश्मीर में लागू करिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर 370 के नाम पे वोट ले रही है। हालांकि 370 जो है जम्मू कश्मीर का एक अटूट अंग है, जिसके लिए जम्मू कश्मीर का हर नागरिक, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर 370 की एब्रोगेशन के बाद बेरोजगारी बढ़ी है, यहाँ की जीडीपी का हाल देख लीजिए। और उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग जो इस बात का दावा करते हैं कि हम इस चीज को देखना चाहते हैं कि हमें थोड़ा समय दिया जाए, मुझे ये बड़ी हैरत अंगेजी होती है। जम्मू कश्मीर एक आग में जल रहा है और ये समय मांग रहे हैं। यहां पर आप देखिए आतंकी हमले होते हैं, एक डॉक्टर जिसका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं, जो एक खिदमत कर रहा था, उसको आतंकी मौत की घाट उतार देते हैं। 78वां यौम आजादी हमने मोहसिन जी, आप किसको जिम्मेदार मान रहे हैं इन हमलों के लिए? नेशनल कॉन्फ्रेंस जिनकी सरकार है, सरकार तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और केंद्र में बैठी हुई बीजेपी है। इस वक्त 78वां यौम आजादी हमने बनाई और हम ये कहते हैं कि इस जम्मू कश्मीर के अंदर इंडो पाक रिलेशन, जब यहां पर पीडीपी की सरकार बनी, हमने इंडो पाक रिलेशंस बनाए, हमने जम्मू कश्मीर के अंदर अमन की फिजा क्रिएट की। हम इस वक्त मौजूदा सरकार को एक चैलेंज के बेस पे कह रहे हैं, ठीक है, और आपने लोगों से 370 के बेस पे वोट लिए हैं। आप यहां पर अमन कायम कीजिए, और आपने जो वादे किए हैं ग्राउंड लेवल की स्थिति पर, आपने लोगों को बड़े बड़े वादे किए हैं, हम बेरोजगारी खत्म करेंगे, हम गैस सिलेंडर, जो ग्राउंड लेवल की इश्यूज है। 370 पर किसको वोट मिला? मोहसिन जी एक मिनट 370 पे किसको वोट मिला जम्मू कश्मीर में? नेशनल कॉन्फ्रेंस को 370 पे वोट मिला, लेकिन जो ही नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये मैंडेट मिलता है, मार्जिन की सीटें मिलती है, तो उमर अब्दुल्ला उस पर यू टर्न लेते हैं, जो जिसके लिए जम्मू कश्मीर के लोग काफी मायूस है। और फारूक अब्दुल्ला साहब पर बड़ी अफसोस की बात है कि जब वो पावर से बाहर थे तो वो कहते थे जनाब पाकिस्तान से बात कीजिए, आज पावर में आने में वो कह रहे हैं हम इनसे कोई बात नहीं करेंगे। आप ऑन रिकॉर्ड देखिए कि फारूक अब्दुल्ला ये तक कह देते हैं कि जनाब हुर्रियत वालों तुम आगे चलो, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन बड़ी बदकिस्मती की बात है, आज पावर में आने के बाद और एक अंदरूनी राब्ता भाजपा के साथ मिलने के बाद, क्योंकि ये पहले से ही नेशनल कॉन्फ्रेंस कर रहा है कि ये दो घोड़ों पे सवार रहकर हमेशा जम्मू कश्मीर के अंदर कितने कब्रिस्तान हैं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के नाम नहीं है। जम्मू कश्मीर के अंदर जिन नौजवानों का ड्रीम था आईएएस केस ऑफिसर बनने का, उनको मौत की घाट नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उतारा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, ठीक है मोहसिन जी, मैं सारी बातों को आपकी मानती हूँ, लेकिन उमर अब्दुल्ला ने सिर्फ ये कहा कि ये समय या इस तरह की चर्चा यहाँ पर ठीक नहीं थी। पीडीपी हमसे बात कर सकती थी, हम उस पर चर्चा भी करते, लेकिन ये समय बिना बताए, बिना सारी चीजों के यहाँ रखना ठीक नहीं था, उन्होंने ये कहा। अब हम उसको इस परिप्रेक्ष्य में ले जाएं कि वो बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं या बात नहीं करना चाहते या यू टर्न लेते, ये थोड़ा सा सवाल है। नेशनल कॉन्फ्रेंस, देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगर वो नेत होती पीडीपी के साथ बात करने की, कल ही नेशनल कॉन्फ्रेंस की मीटिंग हुई कांग्रेस के साथ, अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस वाकई तौर पे चाहती कि हम पीडीपी के साथ डिस्कस करते तो वो लेटर निकालते, कॉल लेटर पीडीपी को निकालते, लेकिन वो चीज नहीं है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो यहां पर मुखालफत में खड़ा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की नाकामियों को सामने लाने में पीडीपी ने तो रोल नहीं देखा। वो के सामने हमेशा कहा कि न ग्रेनेड से न गोली से बात बनेगी बोली से, लेकिन वो नेशनल कॉन्फ्रेंस करने के लिए ठीक है। चलिए मोहसिन जी, अब मैं रोकूंगी, हाँ एक सेकेंड, कुशल जी 1 मिनट दीजिएगा। इमरान जी कुछ कहना चाह रहे हैं, इमरान जी बोले। हाँ नवजोत जी इसके बाद आ रही हूँ। इमरान जी। जी देखिए, ये मैंने पहले भी कहा, बड़ा नाटकीय रूप से ये सब कुछ हुआ है, जहां एक और जो मैं कई बार कह देता हूं कि बहुत झूठी पार्टी बीजेपी, अब ये लोग जो है पीडीपी पंगा डालो पार्टी, ये जबरदस्ती का पंगा डाल दिया आज इन लोगों ने।
हालांकि बात होनी ये चाहिए थी कि आप किस तरह से जम्मू कश्मीर को आगे लेकर चलेंगे, आप क्या व्यवस्थाएं कर सकते हैं, आप रोजगार के क्या अवसर पैदा कर सकते हैं, आप शिक्षा में क्या क्रांति ला सकते हैं, आप लोगों को किस तरह से छोटे व्यापारियों को आप आगे बढ़ावा दे सकते हैं, टूरिज्म वहां का सबसे बड़ा मेन केंद्र है, उसके लिए क्या सुविधाएं हो सकती हैं। ये सारी चीजें ना करते हुए पीडीपी जो कि एक 3 एमएलओ के साथ वहां खड़ी है, इस तरह का एक तरह का ये सब कृत्य उन्होंने जो किया है, ये अपने आप में मुझे तो मेरे लिए तो निंदनीय है। ऐसा नहीं होना चाहिए था, और बल्कि आगे भविष्य में भी इन लोगों को साथ मिलकर जम्मू कश्मीर की उन्नति के लिए कुछ सोचना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसा कुछ होगा, मगर लगता नहीं है, क्योंकि इनका और भाजपा का जो गठजोड़ है, जो आपस में इनका कनेक्शन है, वो बहुत मजबूत है। नहीं, अब कहाँ गठजोड़ है, वो तो खुद ही परेशान हो रहे हैं। वो दिखाने के लिए नहीं है। अच्छा चलिए, मतलब पर्दे के पीछे भी कुछ है, इस पर थोड़ा विश्वास करना भी मुश्किल होगा। पर्दे के पीछे है। हाँ ठीक है। कुशल जी कुछ कहना चाह रहे थे, आप भी अपनी बात रखिए। नवजोत जी इसके बाद आ रहे। हाँ जी, देखिए जो आज 10 साल बाद पहला सत्र हुआ, पहला सत्र जो आज पूरे मीडिया में, पूरे हिंदुस्तान नहीं, पूरे वर्ल्ड में, पूरे हर न्यूज चैनल में ये देखा गया है कि जैसे पाकिस्तान के जो पार्लियामेंट के अंदर लड़ाई झगड़े होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, कोई मर्यादा नहीं होती, किसी की भी कोई सीनियोरिटी की कोई मर्यादा नहीं, एक दूसरे के ऊपर लालचन लगाना, लात घूसे, आज वो ही सीन इन्होंने आज जो पहला सत्र में इन्होंने ये दिखा दिया। आज के दिन कम से कम इनको आराम से बैठना चाहिए था, पर जो आज का जो दृश्य है वो बिल्कुल जैसे कि पाकिस्तान के पार्लियामेंट में होता है या असेंबली में होता है, सेम आज इन्होंने अच्छा मुझे कुशल जी ये बताइए कि जम्मू कश्मीर की विधानसभा सत्र को हम पाकिस्तान की पार्लियामेंट से क्यों कनेक्ट कर रहे हैं, जरा मुझे ये कनेक्शन बता दीजिए। जी मैं भी यही बोलने वाला था, ये पाकिस्तान प्रेम भाजपा का क्यों निकल के आता है, बारंबार समझ नहीं आता है। भाजपा पाकिस्तान का राग लाती रहती है। देखिए चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे असेंबली हो, चाहे छोटा ऑफिस हो, एक प्रॉपर प्रोफेशनलिज्म होता है कि जहां पर बैठ के आप डिस्कस करते हो। यही चीज आज इन्होंने यही दर्शाया। 10 साल बाद जो पहला सत्र हो रहा है, मतलब ये नहीं चेंज हुआ है ना। अमर अब्दुल्ला जी, फारूक अब्दुल्ला जी, इनका वही 10 साल पहले का जो बिहेवियर है, इन्होंने आज वही शो कर दिया। आज अमर अब्दुल्ला जी ने वही शो करा है। हाँ, उन्होंने खुद ये बात बोली कि ये 370 का डिस्कशन आज नहीं होना चाहिए था। अमर अब्दुल्ला जी के पास ही पावर नहीं है अपने एमएलओ को संभालने की, वो कुछ भी आके बोले जा रहे हैं। तो ये बहुत एक शर्मनाक घटना है कि जो इन्होंने शर्मनाक घटना है आज ये शर्मनाक घटना है जो आज इन्होंने शो करा है। बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग मुझे तो बीजेपी और पीडीपी में फिलहाल लग रही है। वो कह रहे थे कि वो आपकी भाषा बोल रहे हैं, आप उमर अब्दुल्ला जी को ही काउंटर कर रहे हैं। खैर नवजोत जी थोड़ी क्लियरिटी दीजिएगा बस, थोड़ा जल्दी से। देखिए मैं तो पॉलिटिक्स को छोड़ूंगा, मैं सिक्योरिटी एंगल पे बात करूंगा। थोड़ा सा जो पॉइंट मेरा रह गया था रिगार्डिंग दी मिलिटेंट अटैक्स। देखिए जहां तक मिलिटेंट अटैक्स की बात है, रिवाइवल हुआ है पिछले कुछ महीनों में, तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं। जो एक तो पाकिस्तान की बौखलाहट है इसमें, जो लश्कर-ए-तोयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे जो ऑर्गेनाइजेशन जिनको रिवाइवल मैं एक चीज बताऊंगा, रिवाइवल कुछ नहीं हुआ है यहाँ पर। जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्कीम जो सरकार आई है, यहाँ पर मिलिटेंसी पीक पर है। मोहसिन जी एक मिनट प्लीज, वो आपके बीच में नहीं बोले थे, प्लीज रिक्वेस्ट कर रही हूँ। हाँ नवजोत जी। जैसे हमने देखा है कि जो मिलिटेंसी का रिवाइवल हुआ, काफी ज्यादा मिलिटेंट एक्ट्स हुए हैं। आई एम टॉकिंग वेरी एपॉलिटिकल, आई हैव नथिंग टू डू विद पॉलिटिक्स है। तो देखिए इसमें बेसिकली जो मेरा एनालिसिस है, जो सिचुएशन क्या है, जो पीर पंजाल में हमने देखा है कि जो मिलिटेंट एक्ट्स बड़े हैं। अभी जेडमोर टनल के पास गगनगीर में जो अटैक हुआ था गांदरबल में, तो इसमें जो पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट है उसने भी जो रेजिस्टेंस फ्रंट को सपोर्ट दिया था। बाद में पीएफएफ का ये भी बयान आया था कि हमारे जो साथी हैं चाइना वाले, तो द थिंग इज इसमें चाइना एंगल इज ऑल्सो कमिंग आउट, बिकॉज हमने देखा रियासी में हमारा काफी ज्यादा लिथियम पाया गया था वहां पे, और लिथियम की चाइना की डोमिनेंस है ग्लोबल मार्केट में। तो दिस इज नॉट जस्ट लोकल पॉलिटिक्स, इसमें एक जियो पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व है, क्योंकि चाइना नहीं चाहता है कि इंडिया इस लिथियम के रिजर्व्स को एक्सप्लॉइट करे, और जो चाइनीज डोमिनेंस है वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करे। और जो पीर पंजाल का जो एरिया है, दैट इज अ वेरी फॉरेस्टेड ट्रैक,
सिक्योरिटी ग्रेड 370 के बाद हमने कश्मीर वैली में काफी स्ट्रेंथन किया था, बट ये रीजन था, दिस वाज वेरी डिफिकल्ट टू मॉनिटर, क्योंकि यहाँ पे जो सर्वेलेंस है वो भी मुश्किल हुई है। और रिसेंटली जो अटैक्स हुए हैं उसमें M4 कार्बाइन का इस्तेमाल किया गया, जो कि चाइना हैज कस्टमाइज्ड फॉर पाकिस्तान। जो नाइट विजन गॉगल्स हैं उनका इस्तेमाल हुआ, जो पाकिस्तान खुद मैन्युफैक्चर नहीं करता है, चाइना इज सप्लाइंग इट। थर्डली सर्वेलेंस डिवाइसेस मिली हैं जो खुद चाइनीज मेक की हैं। तो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू असेस हियर इज वी शुड डू पॉलिटिक्स, बट वी शुड आल्सो अंडरस्टैंड द रियलिटी में क्या हो रहा है। एक दूसरे के ऊपर टीका टिप्पणी करने के साथ साथ राजनीतिक जो विश्लेषक हैं और जो पार्टीज हैं सारी, उनको ये करना चाहिए कि दे शुड कम टुगेदर टू राइज अवर पार्टी पॉलिटिक्स। और जो आज हुआ है, जो सीन्स हुए हैं JNK असेंबली में, दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लगता है सभी पार्टीज को शुड टेक ब्लेम फॉर दैट। एंड ऐसा नहीं है कि आप इतने 10 साल के बाद ये नई पहला एक सत्र हो रहा है एक नई UT में फर्स्ट टाइम, तो ऑल द पार्टीज को अपनी गरिमा बनाए रखनी चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा एक कोलैबोरेशन के साथ चलना। चलिए ठीक है, नवजोत जी मैं रोकूंगी। RP श्रीवास्तव जी, एक बहुत जल्दी से संक्षिप्त प्रतिक्रिया। पहला दिन हो गया, जिस रूप में आया, जिस तरीके से आया, जिस तरह के मुद्दों को रखा गया, हो हल्ला हो गया, बात चली गई। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है जो मुख्य रूप से विधानसभा सत्र में क्या होता है, पक्ष और विपक्ष की महत्वपूर्ण भूमिकाएं होती हैं। वो डेवलपमेंट की बात कर सकते हैं, वो अच्छी योजनाओं की बात कर सकते हैं, वो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी बात को रख सकते हैं। क्या आने वाले समय में आप उम्मीद करते हैं कि इन सारी चीजों पर डिस्कशन होगा, या फिर यही पूरा जो विधानसभा सत्र है जम्मू कश्मीर का वो इसी के इर्द गिर्द खत्म हो जाएगा? ये देखिए राखी जी, वहाँ पर जो भी माननीय सदस्य हैं, जो भी MLAs हैं, पहले तो उनको डिसाइड करना पड़ेगा। अगर वहाँ का वातावरण अगर सही रखना है तो वहाँ की असेंबली में जो लोग हैं, जो सदस्य हैं, उनको इस बात को समझना होगा। एक बात मैं और भी कहना चाहूँगा कि जहाँ तक आतंकी घटनाओं का सवाल, हमको लगता है कि न तो PDP, ना ही नेशनल कॉन्फ्रेंस, भाजपा या कोई भी दल ये नहीं चाहेगा कि जम्मू कश्मीर की जो है वहाँ पर इस तरह की घटनाएं हों, वहाँ का अमन चैन खराब हो। तो ये तो कोई नहीं चाहेगा। हम अपने राजनीतिक विश्लेषक से इस बात के ज़रूर सहमत हैं कि उनका जो ये कहना है कि भाई इसके पीछे सोर्सेज कौन से लोग हैं। जैसे उन्होंने चाइना का जिक्र किया, पाकिस्तान का जिक्र किया, ये सारी चीज़ें हैं। ऐसे ही लोग या जो आतंकी लोगों को जो है सामान मुहैया कराते हैं, तो इनकी वजह से शायद ये घटनाएं हो रही हैं। और उसका एक कारण एक तरह से हम ये भी मान सकते हैं कि जो इंटरनेशनल लेवल पर भी इस पर कहीं न कहीं उनका जो है एक तरह से हाथ है। तो ये इस तरह से ये कहना कि क्या वहाँ की आवाम चाहती है कि वहाँ घटनाएं हो, ऐसा नहीं है। वहाँ का कोई दल भी नहीं चाहता होगा। लेकिन जहाँ तक असेंबली का सवाल है, असेंबली में राखी निश्चित रूप से जो वहाँ सदस्य हैं, जो मेंबर ऑफ असेंबली हैं, MLAs हैं, उनको इस बात को तय करना पड़ेगा कि आने वाले समय में कश्मीर में डेवलपमेंट को लेकर के, तमाम चीज़ों को लेकर के जो अभी बात हो रही थी, टूरिज़्म को लेकर के, अगर इन चीज़ों को बढ़ावा दिया जाता है तो जो पिछले 10 सालों में या धारा 370 हटने के बाद जो थोड़ी बहुत जो है परिस्थितियां जो बदली हैं, वहाँ की हालात बदले हैं, तो उनको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। न कि इस तरह के आपस में खींचतान। या असेंबली 5 साल चलनी है और 5 साल में अगर यही हो हल्ला चलता होगा तो हमको लगता है कि कोई भी दल वहाँ की जनता के साथ न्याय नहीं कर पाएगा। बिल्कुल, चलिए क्योंकि समय भी हो गया है, इमरान जी अभी वापस नहीं आ पाऊंगी, समय हो गया है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो निश्चित तौर पर देखिए, जम्मू कश्मीर का विधानसभा सत्र पहला दिन बहुत महत्वपूर्ण, और सियासत भी देखने को मिली, धमाका भी देखने को मिला, शोर शराबा भी मिला, मुद्दे भी वही निकल कर आए जो वाकई इलेक्शन टाइम से चले आ रहे थे। लेकिन आने वाले समय के लिए जिस डेवलपमेंट की बात हो रही है, जिन मुद्दों की बात हो रही है, जिन यूनिटी की बात हो रही है, क्या उस पर एक सार्थक चर्चा इस सत्र के दौरान देखने को मिलेगी? यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है और यह आने वाले समय में देखेंगे, क्योंकि आज से तो शुरुआत ही हुई है। फिलहाल चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।